हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू लॉ चौपाटी। तो आज के वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एफआईआर क्या होती है। ठीक है, सबने सुना होगा एफआईआर करा दी किसी चीज की, या हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने कराई भी होगी। ठीक है, तो एक्चुअली जो लॉ है, कानून है इसका, वो दिया हुआ है सीआरपीसी में, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 154। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। चलिए सबसे पहला एस्पेक्ट समझते हैं, व्हाट इज एफआईआर। तो एफआईआर का फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, तो मतलब कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गई? सूचना। अब जो इंफॉर्मेशन है, क्या एफआईआर सारे केसेस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें लगता है कि कुछ भी ऑफेंस होता है, कोई क्राइम है, ठीक है, तो हम सीधे क्या कर दे? एफआईआर करा दे। तो एफआईआर आपको ये जानना जरूरी है कि एफआईआर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में होती है, और वो किस तरह के केसेस हैं या ऑफेंसेस हैं। तो इस एस्पेक्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑफेंस होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरी कैटेगरी होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अब एक आम आदमी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ये सब नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो उसका बहुत सरल तरीका है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो गए कुछ सीरियस मैटर्स, जैसे कि क्या? जैसे हो गए मर्डर हो गया, ठीक है, रेप हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो गया, ठीक है, एसिड अटैक केस हो गया, या फिर चोरी हो गई, डकैती हो गई, रॉबरी हो गई। तो ये सारे क्या है? ये कॉग्निजेबल या सीरियस ऑफेंसेस के अंदर आते हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर आपको कॉग्निजेबल जानना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं सीआरपीसी का शेड्यूल 1। ठीक है, सीआरपीसी का जो शेड्यूल 1 है वो पर्टिकुलरली डिफाइन करता है, ये बताता है एक तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करके कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल है, और ये जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो ये सबसे सही तरीका है जानने का। दूसरी चीज, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, इसकी एक खास बात ये है कि कॉग्निजेबल मैटर में जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास किस चीज की पावर आ जाती है? अरेस्ट करने की, बिना वारंट के। अब वारंट क्या हो गया? वारंट हो गई एक तरीके की कोर्ट की परमिशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन, ठीक है, जज की परमिशन। किस लिए? दूसरे बंदे को अरेस्ट करने के लिए। बट अगर किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, या रेप किया है, इस तरह का कोई सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर आ जाती है उस इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट करने की। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? नॉन कॉग्निजेबल थोड़े से लेस सीरियस होते हैं, अ बिट लेस सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, तो वो हो गए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगेन अगर आपको जानना है तो आप शेड्यूल 1 सीआरपीसी का देख लें, और उसमें आपको पता चलेगा कि आप जिस चीज की रिपोर्ट कराने जा रहे हैं वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हमने यहाँ जाना था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर आ जाती है कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। मतलब कि जिस इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है वो पुलिस ऑफिसर को सीधी तरीके से बोल सकता है कि आप वारंट दिखाइए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी पुलिस उठा के ले जाती है। बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह की प्रैक्टिसेस चलती आती हैं। बट अगर आपको लॉ की जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि आप दिखाइए कि वारंट है आपके पास या नहीं है। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर के पास वारंट है या परमिशन है कोर्ट की आपको अरेस्ट करने की, तो वो बिल्कुल आपको बेझिझक अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि हमने समझा कि एफआईआर मतलब क्या हो गई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट एस्पेक्ट में हमने सिर्फ ये समझा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक्चुअली किस चीज से रिलेटेड होती है। अब वो रिपोर्ट कब बनती है वो आप यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो हाउ एंड वेयर एन एफआईआर इज लॉन्च्ड। ठीक है, तो एफआईआर जो होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जुरिस्डिक्शन में ही जाना पड़ेगा। मतलब आपके जो पास में जो जुरिस्डिक्शन लगेगा पुलिस स्टेशन का, ठीक है, कि आपको उसी में जाना है। जैसे कुछ एरियाज के जुरिस्डिक्शन होते हैं कि ये जो जगह है इनका जो थाना है ये लगेगा, इस जगह का थाना ये लगेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम रिपोर्ट करने जाते हैं। बट जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। नियरेस्ट
पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। मतलब जो आपके लिए फिजिबल हो, आपके लिए जो अर्जेंसी के हिसाब से सही हो, आप वहां पे जाके इत्तला कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है पुलिस इंचार्ज को, ठीक है। जैसे कि कोई घटना हुई, अब कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात समझने वाली है, ठीक है, कि कोई तो एक ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आपके साथ हुआ है, संज्ञेय अपराध या कोई बहुत भारी भरकम ऐसा कोई अपराध हो गया जो आपके साथ हुआ है और आपने क्या किया, आप पुलिस स्टेशन गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट होगा या सूचक होगा, मतलब जो सूचना दे रहा है एक पुलिस ऑफिसर को, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका गार्जियन भी हो सकता है, आप एक कुछ घटना घटते हुए आप अपने सामने देख रहे हैं तो आप खुद भी जाके बता सकते हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा सकते हैं, या आपके साथ कोई घटना हुई है तब भी आप जाके एफआईआर करा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी बन जाती है, वो क्या करेगा, वो आपकी सारी बातें सुनेगा, जो भी आपने ओरली उसको बताया, ठीक है, कि टाइम हो गया, वो टाइम से रिलेटेड हो गया, जगह से रिलेटेड हो गया, किसी के हुलिये से रिलेटेड हो गया, वॉटेवर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो उस एफआईआर रजिस्टर में मेंटेन करेगा, लिखेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि सिर्फ यही नहीं कि उसने आपने बताया और उसने लिखा और वहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं। पुलिस ऑफिसर की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन उसने रिकॉर्ड की है या लिखी है वो आपको पढ़ के सुनाएगा। और पढ़ के सुनाने का पर्पस ये है कि क्या ये जो बातें आपने मुझे बोली मैंने उसके अनुसार ही एफआईआर लिखी है, या आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ऑल्टरेशन चाहते हैं, या कुछ गलत रजिस्टर हो गया। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको जो है पढ़ के सुनाए जो उसने लिखा है, ठीक है। उसके जैसे ही पुलिस ऑफिसर को कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ उसने जो भी लिखा है वो आपके हिसाब से है, सारी चीज़ें हो गई है उसमें, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको साइन करने होंगे अपने। साइन क्यों, कि आप एक तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने लॉन्च की वो आपके द्वारा ही की गई है, किसी और ने नहीं की है। तो वो एक तरीके का वेरिफिकेशन हो गया आपका। साइन करना दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो एफआईआर हो रही है, लेकिन अब दूसरे का क्या, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो भी समझते हैं। वो के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो इस एस्पेक्ट को भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एफआईआर हो गई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वहाँ पे, नॉन कॉग्निजेबल मतलब हो गया असंज्ञेय अपराध, ठीक है, थोड़े कम सीरियस नेचर के होते हैं ऑफेंसेस और शेड्यूल 1 में ही बताए गए हैं, ठीक है, सीआरपीसी के। तो इस तरह के जो ऑफेंस है इन केसेस में एनसीआर रिपोर्ट बनती है। एनसीआर हो गया नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है लॉ की कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसी सर घटना घटी है, ठीक है। तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है वो एनसीआर रिपोर्ट जो है रजिस्टर करता है और फिर वो दूसरे थाने को रेफर की जाती है, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब आप रिपोर्ट कराने जाते हैं और पुलिस ऑफिसर आपको कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आपने जो कहा हम उसको रजिस्टर तो कर ले रहे हैं, बट आप अपनी सुविधा के लिए काम कीजिए कि आपकी जो जुरिस्डिक्शन में थाना आता है वहां पे जाइए और वहां पे जाके आप जो है अपनी रिपोर्ट रजिस्टर करवाइए प्रॉपरली, ठीक है। अब इस केस में कई बार क्या होता है, पुलिस ऑफिसर आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं, आप चाहे तो इसकी डायरेक्टली कंप्लेन जाके मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। जी हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप जाके डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं ऐसे मैटर्स की भी। तो ये पुलिस ऑफिसर आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट समझते हैं कि अगर कोई महिला है, ठीक है, जो कि एसिड अटैक का शिकार हो गई है या रेप विक्टिम है या फिर उसके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, तो इस तरह के जो वुमेन के रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, ऐसा कोई भी अगर ऑफेंस किसी महिला के साथ होता है तो उस केस में अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल हो गया कि उसको किसी तरह की चोट है या कोई दाग है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर मेंटली डिसेबल्ड मतलब क्या हो गया कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि वो बाहर निकल सके अपने कमरे से भी, ठीक है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है और होता रहा है। तो ये जो डिसेबिलिटी है ये किस तरह की है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट हो, ये टेम्पररी बेसिस पे भी हो सकती है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, ठीक है। ये सब कुछ भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। तो कभी भी इस कंडीशन में अगर कोई महिला है तो उसके पास अधिकार है, राइट है क्या, कि पुलिस ऑफिसर खुद उसके घर पे आके, ठीक है, जहाँ वो रह रही है उसका जो रेजिडेंस एरिया है, तो वहाँ पे आके वो क्या कर सकती है, उसकी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, ठीक है। और ये प्रेफरेबली,
ठीक है, एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही होनी चाहिए, ये लॉ कहता है, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी कहता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लेस ऑफ चॉइस, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका घर ही हो, ऐसी जगह भी हो सकती है। मान लीजिए अगर कोई मैरिड वुमेन है, ठीक है, तो उसके लिए कंफर्टेबल प्लेस उसका मायका है, ठीक है, या उसके फ्रेंड के घर पे वो भाग गई है ऐसी कुछ कंडीशन में, ठीक है, तो पुलिस को वहाँ भी बुला सकती है और पुलिस वहाँ आके उसकी एफआईआर जो है लॉन्च करेगी। ये जो अधिकार है ये देता है सेक्शन या धारा 154 ऑफ सीआरपीसी। ही कानून में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि ऐसे केसेस में कई बार ये भी होता है कि जो अगर महिला है वो मेंटली क्या हो गई, मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब है, उसको बोला भी नहीं जा रहा है, तो उन्हें महिला को एक इंटरप्रेटर ही प्रोवाइड किया जा सकता है। इंटरप्रेटर मतलब हो गया कि जो उसकी बात को समझ के पुलिस ऑफिसर को बयान कर सके, बता सके। चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, वो क्या है, अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में एक जो आम आदमी है जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है, कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो डर के एक जगह पे चुप करके बैठ जाता है, ठीक है। और जो अगर पुलिस ऑफिसर जो है रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देता है और वो एक संज्ञेय अपराध है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है जहाँ पे एफआईआर का होना बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं एसपी को। एसपी हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब जनरली क्या होता है ऐसे केसेस में, जो पुलिस ये ऑफिसर होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, ठीक है, अगर इन्हें लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, केस बनना चाहिए, ठीक है, तो वो उस मैटर के साथ इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, या फिर क्या करते हैं, वो जो उनके डायरेक्शन में पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि आप इनकी एफआईआर रजिस्टर करें और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करें। बट कई बार क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स या इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं, ठीक है, एक्चुअली जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, ठीक है, बट ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं ऐसी भी। तो अगर ऐसा केस होता है कि एसपी भी मना कर दे आपको, उस पर इतना प्रेशर है कि वो भी मना कर दे, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जी हाँ, और आप जाके उनको बोल सकते हैं कि इन भाई साहब ने मेरी जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज करवाई जाए, ठीक है, तब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। और यहाँ तक का प्रोसेस अगर किसी को पता है तो कोई डरेगा नहीं कभी भी एफआईआर रजिस्टर करवाने से, अगर उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, भले ही कितना प्रेशर हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए ऐसे में ऐसे जनरली क्या होते हैं, 99% केस यहीं तक निपट जाते हैं, बट 1% अगर ऐसा हो गया कि यहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब इतना भयानक प्रेशर है कि मजिस्ट्रेट भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, अब क्या करेगा, अब एक आम आदमी तो भाई डर के एक जगह चुप करके बैठ जाएगा, बोलेगा भाई छोड़ो अब हमसे नहीं होता। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। रिट पिटीशन जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 32 के जरिए और आर्टिकल 226 के जरिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है रिट पिटीशन लगा सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 के जरिए एक जो आम आदमी है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और आर्टिकल 226 के जरिए जा सकता है आपका कहाँ पे, हाई कोर्ट में। बट आर्टिकल 32 बात करता है क्या, जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है पर्टिकुलरली, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है इस तरीके से, तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ कर पाते हैं तो कोर्ट देखेगी कि आगे क्या करना है। और आर्टिकल 226 जो है, ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट वायलेट या कोई भी ग्रेव एक्टिविटी आपके साथ हुई है, आपका कोई और राइट भी वायलेट हुआ है, तो आप उसके लिए भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।